चलिए मैंने कहा ठीक है। अब इसेंट्रिक एंगल मुझे π/4 दिया हुआ है। देखिए मुझे क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो P कोई पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, आपको बोल रहा है कि इसका इसेंट्रिक एंगल जो है वो π/4 है। इसेंट्रिक एंगल π/4 है, यानी वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, P = 0 विल गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। सिंपल सी बात है, यही चीज पिछले 2 चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं। टेंजेंट एट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, लेटेस्ट रेक्टम के क्या होते हैं, AE, -B²/A ऑन द एलिप्स, सेम एलिप्स। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच फॉर JEE ऑन द PW प्लेटफॉर्म, आपका अपना प्लेटफॉर्म जहां आप लोगों को पता है JEE के लिए फोड़ाफाड़ी तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है। अगर आप अपनी JEE की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि ये सफर हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा हो, बिकॉज 11th और 12th 2 साल की मेहनत है भैया इस एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन इस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी हो, अगर कोई बच्चा यहां पर पूरी की पूरी मेहनत कर रहा है तो वो सबसे बड़ा टेक अवे अपनी लाइफ के अंदर ये लेके जा रहा है कि भैया मैंने 2 साल तक इस एग्जामिनेशन के लिए दबा के पढ़ाई करी। और अगर आपने अपने अंदर वो एटीट्यूड ला लिया कि रिजल्ट के बारे में सोचे बिना अगर आप लोगों ने मेहनत करना सीख लिया, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि देर सवेर ही सही आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस जग मरा के आपके पीछे आएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और मेरे ख्याल से किसी को जबरदस्त नहीं होंगे, राइट। चलिए खैर, आज शुरू करते हैं कोनिक सेक्शंस का लेक्चर नंबर 6, और बहुत ही सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एलिप्स की शुरुआत करी थी। एलिप्स के स्टैंडर्ड एलिप्स के ऊपर मैंने काफी ज्यादा फोकस आप लोगों को करवाया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरे का पूरा जरूर समझ में आया होगा, बिकॉज इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर किसी ने कुर्सी की पेटी बांधकर मेरा पूरा का पूरा सेशन देखा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को समझ ना आए। इतना मेरे बारे में मैं जानता हूं, है ना। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इतना तो मेरे दिमाग में भैया क्लियर है कि भैया मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठेगी कि नहीं बैठेगी। हाँ, बैठ तो जाएगी, ये गारंटी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बैठना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से आप लोग कर रहे हैं, तभी आप फिर से इस सेशन के अंदर आ गए हो, हाँ या ना। चलिए, तो आज के गोल्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के गोल्स में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। याद करो, हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ा था, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। फिर हम लोगों ने पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे, जैसे y² = 4ax के लिए 80² 280, y² = -4ax के लिए भी हमने देखा था, x² = 4ay वाले पैराबोला के लिए भी, एंड सो ऑन सभी के लिए देखा था। तो आज वही चीज हम एलिप्स के लिए देखेंगे सबसे पहले। दूसरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स। रिकॉल करो, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल पढ़ा होगा। उसके बाद पैराबोला के अंदर भी आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला पढ़ा था, t = 0, याद आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीजें आज हम एलिप्स के लिए पढ़ेंगे। फिर आगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो अगर ये आपका एलिप्स और एक लाइन अगर इसको ऐसे छू के निकल जाती है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इस टेंजेंट का इस एलिप्स के साथ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स पढ़ेंगे। डायरेक्टर सर्कल तो आप लोगों ने सर्कल के अंदर पढ़ा था, और अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं कि पैराबोला के अंदर आप लोगों को मैंने डायरेक्टर सर्कल क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि पैराबोला के अंदर जो डायरेक्ट्रिक्स थी ना, वही डायरेक्टर सर्कल की तरह एक्ट करती। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगी ये वाली चीज भी, इसीलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वहां के लिए रखे थे ताकि आप अपने दिमाग के अंदर चीजें लेके चलते रहें। समझ आई बात। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेडी हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर डाइव करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ स्विम सूट्स पहन लीजिए, चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर और मचाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स दिस।
मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरीके के एलिप्स होते हैं और दोनों एलिप्स की इक्वेशन यही होती है। डिफरेंस कहां होता है, ए बी से बड़ा है एक कैटेगरी ऑफ एलिप्स और दूसरा बी बड़ा है ए से दूसरी कैटेगरी ऑफ एलिप्स। तो चलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग हम पहली कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज जब भी ए का वैल्यू बी से बड़ा हो, या कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो चीज लिखी गई है यानी ए स्क्वायर ये बड़ी है एज कंपेयर टू वाई स्क्वायर के नीचे लिखी हुई चीज से। अगर ए बड़ा है बी से तो ऑब्वियस सी बात है ए स्क्वायर भी बड़ा होगा बी स्क्वायर से, बिकॉज ए और बी पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर भी बताया। तो अगर ये मेरा एक एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर ज्यादा फैला हुआ है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर सिखाया था कि यहां पर ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा। जी सर, क्या हम इसका ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? जी सर, आपने बताया था ऑक्सिलरी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं सर। तो यहां पर अगर मैं ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करूं तो क्या मेरा ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा दिखाई देगा? मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था ऑक्सिलरी सर्कल की यहां पर इक्वेशन क्या होगी सर, सेंटर तो 0,0 हो गया इस ऑक्सिलरी सर्कल का और रेडियस इसकी ए हो गई सर। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आपके पास पिछली क्लास के अंदर क्या आई थी सर? ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट है, याद है कि भूल गए? काजू बादाम लेते रहें, यादाश्त बढ़ाते रहें, बहुत जरूरत पड़ने वाली, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जितने रिजल्ट्स याद होंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो रिजल्ट्स तो याद करने पड़ेंगे काके। चलिए मैंने कहा ओके, ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अगर मुझे उस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना होता है तो ये चीज मैं सर्कल के अंदर सीख के आया हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाले सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना होता है तो कैसे अज्यूम करते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ऐसे अज्यूम करते हैं। सही बात है एवरीवन? तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट अज्यूम किया ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, इस सर्कल के ऊपर बोल रहा हूं, पॉइंट कहां अज्यूम किया है, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर अज्यूम किया है। तो ये वाला जो मेरा एंगल होता है, हम लोगों ने देखा है सर्कल्स के अंदर, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। याद आ रहा है बच्चों? यस। तो यहां पर आप लोगों को मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, लेट से अगर थीटा यहां दिया हुआ है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, तो आप इस बात से क्या समझोगे, इस बात से आप ये समझोगे, क्या समझोगे, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। आपका ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा हो, इतना समझ में आता है आप लोगों को सारे के सारे बच्चे? यस जी सर, इतना समझ में आता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस P पॉइंट का जो कि ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर है, अगर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहने का मतलब है कि यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर अगर आप गिराओगे मेजर एक्सिस के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर आपके एलिप्स को कहां काटेगा सर? ये एक वर्टिकल लाइन होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये जो क्यू पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए कॉस थीटा ही होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात, बट व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू? क्या होगा भैया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू? वो हम पता लगाते हैं। तो चलिए हम ये जानते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ए कॉस थीटा कॉमा समथिंग कुछ भी मान लिया और ये पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तो मैंने कहा चलिए इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। अगर हम इस ए कॉस थीटा कॉमा इस पॉइंट को अगर वाई मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ए कॉस थीटा कॉमा वाई, तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एलिप्स, तो वो इक्वेशन को इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों? देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ चले जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अपने पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी वाई का वैल्यू प्लस माइनस बी साइन थीटा। राइट है कि नहीं है? सारे के सारे बच्चे मुझे बता दें यार,
अगर आपके y का वैल्यू ये आ गया बेटा, तो ये जो Q पॉइंट है इसको आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि नहीं, सोचेंगे जरा। x कोऑर्डिनेट तो अपना था ही a cos थीटा, y के अपने पास दो वैल्यूज आए हैं, और हम एक चीज जानते हैं कि यार थीटा तो ये वाला एंगल होता है। अब ये थीटा जो है यहां पर क्या है, अक्यूट। अगर ये थीटा अक्यूट है तो b साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बिकॉज थीटा इज एन अक्यूट एंगल। मुझे एक बात बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा Q पॉइंट अगर लाई करता है तो यहां पर मेरा y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम प्लस साइन वाला पॉइंट अगर लेते हैं, यानी ये हमारा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये हो जाएंगे हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएंगे हमारे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एंड Q इज व्हाट, Q इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। Q क्या है, Q थीटा सॉरी Q इज एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। इतनी चीज अपन लोगों को क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ इसके अंदर तो मुझे जरा बताइएगा। यहां पर थीटा एंगल क्या है, बेसिकली पी ओ और ये ए बोल दिया मान लो, तो पी ओ ए एंगल इज नथिंग बट थीटा, यस और नो। बहुत सारे बच्चे इस एंगल को थीटा कंफ्यूज करने लगते हैं, ये वाला क्यू ओ ए एंगल को थीटा कंफ्यूज करने लगते हैं। क्यू ओ ए कभी भी थीटा नहीं होता, थीटा यहां पर क्या होता है, पी ओ ए। एंगल पी ओ ए जो है वो हमारा थीटा होता है, ना कि एंगल क्यू ओ ए। ये जो थीटा है हम इसे एक नया नाम देते हैं, क्या, इसेंट्रिक एंगल। और बेसिकली आई एम सेइंग यू, एनी पॉइंट इफ यू वांट टू अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, any point on the ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1, having a greater than b, जिसमें कि a b से बड़ा है, तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये बहुत काम। तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कर्व के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना हो। तो अगर मान लीजिए मेरा ये पैराबोला मुझे गिवन है जिसमें कि ए बी से बड़ा है, और मुझे उस पैराबोला के सॉरी एलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो उस पॉइंट को मैं कैसे लिखता हूं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ऐसे लिखता हूं। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये जो एंगल QOA है ये थीटा नहीं होगा, एंगल POA ये एंगल थीटा होगा, और थीटा को ही हम बोलते हैं क्या, इसेंट्रिक। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, किसी को कोई आपत्ति? अच्छा, अगर ये थीटा के बारे में मैं बात करूं तो थीटा मेरा कहां से कहां तक जा सकता है, थीटा कैन गो फ्रॉम 0 से 360 डिग्री। सर्कल्स के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है, तो यहां पर थीटा भी आपका 0 से 360 डिग्री मूव कर सकता है। क्या ये बात सारे के सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ओके, हुज इसेंट्रिक एंगल इज π/4। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ज्योमेट्री से प्रेम करवाना चाहता हूं, या कहूं ज्योमेट्री के अंदर फ्लुएंट करवाना चाहता हूं। तो नोटिस करिएगा, यहां पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो a बड़ा है कि b बड़ा है भैया? सर हमारा a बड़ा है, और अगर a बड़ा है तो हमारा एलिप्स विल बी फ्लैटन्ड मोर ऑन टू दी एक्स एक्सिस और नॉट? जी सर, अगर हमारा एलिप्स इज फ्लैटन्ड मोर ऑन टू दी एक्स एक्सिस, तो हमारे फोकाई कहां पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। इतना हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, राइट है जी सारे के सारे बच्चे। तो मैं थोड़ा सा अच्छा एलिप्स ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए जी। अब अगर मैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है बच्चों, ऑक्सिलरी सर्कल होता है कंसीडरिंग मेजर एक्सिस एज द डायमीटर। अगर मैं मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो वही सर्कल मेरा ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। इतनी चीज के अंदर हमारे को क्लैरिटी है ना बच्चों, इतनी चीज के अंदर अपने को क्लैरिटी है। थोड़ा सा डायग्राम से काम चला लेना है ना, यस, कॉन्सेप्ट समझना अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलिए मैंने कहा ठीक है। अब इसेंट्रिक एंगल मुझे π/4 दिया हुआ है। देखिए मुझे क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो P कोई पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, आपको बोल रहा है कि इसका इसेंट्रिक एंगल जो है वो π/4 है। इसेंट्रिक एंगल π/4 है, यानी वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा जिसका कि एंगल π/4 है। और वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा मेजर एक्सिस के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर जहां पर एलिप्स को काटेगा वो मेरा P पॉइंट है। एंड द क्वेश्चन इज टेलिंग मी टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P पॉइंट। इतना क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? तो अगर मैं आप लोगों के लिए ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन पूछूं तो वो कितनी होगी, x² + y² = a², बोले तो 9। और अगर इस सर्कल के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है तो आई विल अज्यूम दिस पॉइंट एज 3 cos थीटा, यानी 3 cos π/4। यहां पर π/4 एक एंगल था, उसी से रिलेटेड काम है, तो मैं उसको लिख सकता हूं 3 cos π/4, 3 sin π/4। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं मेजर एक्सिस के ऊपर, तो ये जो मेरा P पॉइंट है मुन्ना, ये जो मेरा P पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाता है 3 cos π/4, और y कोऑर्डिनेट कितना आता है सर, y कोऑर्डिनेट आता है x कोऑर्डिनेट a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है b sin थीटा, यानी ये हो गया 2 sin π/4। राइट और नॉट? यही हम चीज देख के आए थे। तो ये कितना आ रहा है बेटा, सर ये आ रही है 3/√2, 2/√2। यही हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो मुझे बताना है। यही पूरी की पूरी चीज हम लोग देख के आए हैं। किसी को कोई तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एलिप्स। तो सबसे पहले मैंने कहा यार एलिप्स बना लो। आपने कहा सर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो एलिप्स विल बी फ्लैटेंड मोर ऑन टू दी एक्स एक्सिस सर। तो मैंने कहा यार ठीक है, आपका एलिप्स ऐसा बन गया। ऑक्सिलरी सर्कल पूछूंगा तो ऑक्सिलरी सर्कल इज ड्रॉन considering major axis as the diameter, so like this the auxiliary circle will be drawn। auxiliary circle मान लीजिए ऐसा ड्रॉ हो गया। तो मैंने कहा कि यार आपको बोल रहा है इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P ऑन द एलिप्स। इसके ऊपर एक पॉइंट है P ऑन द एलिप्स जिसके की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3/2, √3। तो जरा मुझे बताइएगा, यहां से आप एक पॉइंट मान लीजिए आपने ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर ले लिया, वहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं मेजर एक्सिस के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर जहां पर एक्सिस को काटता है वही हमारे पैरामेट्रिक पॉइंट्स होते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये भैया कि ये जो पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं a cos थीटा, a sin थीटा, यानी 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। और ये जो आपका P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं हमेशा क्या, a cos थीटा, b sin थीटा। राइट और नॉट? जहां पे थीटा एंगल ये वाला होता है। कौन सा वाला, ध्यान से देख लेना, ये वाला। यस, इतनी ज्योमेट्री हम जानते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इफेक्टिवली मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और होने ये चाहिए थे। तो 3 cos थीटा का जो मेरा वैल्यू है वो 3/2 के बराबर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो 2 sin थीटा का वैल्यू है ये √3 के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या मैं अपन थीटा का वैल्यू बता सकता हूं बच्चों? फाइंड थीटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशन। फाइंड थीटा फ्रॉम 1 and 2। कितना आ रहा है, निकाल लो जरा। सर यहां से अपना आ गया cos थीटा 1/2 और यहां से sin थीटा अपना आ गया √3/2। तो वो कौन सा एंगल होता है जिसके लिए cos थीटा का वैल्यू 1/2 और sin थीटा का वैल्यू √3/2 आता है? कौन सा एंगल होता है सर? थीटा बराबर π/3। यस, तो दिस इज योर इसेंट्रिक एंगल। तो द आंसर इज थीटा इज इक्वल टू π/3। किसी को कोई आपत्ति, किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट किसी प्रकार का मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्लियर है बच्चों सारे के सारे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है क्या कि एक सर्कल के और एक लाइन के आपस में 3 तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। या तो लाइन
सर्कल को काटे ही ना, दूर दूर रहे या टच करके निकल जाए या दो जगह काटे। सिमिलरली हम लोगों ने एलिप्स पैराबोला के अंदर भी देखा था, क्या देखा था कि या तो लाइन हमारी दूर से निकल जाए, या लाइन हमारे पैराबोला को टच कर दे, या लाइन हमारे पैराबोला को दो अलग अलग जगह कट कर दे। यही तीनों की तीनों चीजें एलिप्स के अंदर भी होती हैं कि एलिप्स में भी तीन चीजें हो सकती है, या तो लाइन पूरी बाहर की बाहर से निकल जाए, या जो लाइन है वो एलिप्स को टच करके निकल जाए, और या फिर लाइन जो है वो एलिप्स को दो पॉइंट्स पर कट करके निकल जाए। अब यहां पर भी इन्हीं तीन केसेस के बारे में स्टडी करनी है, तो द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी हैव लर्नड इन दीज टू थिंग्स इन द अर्लियर चैप्टर्स। ये चीज हमने सर्कल्स के अंदर पढ़ी है, ये चीज हमने पैराबोला के अंदर पढ़ी है, और यही की यही चीज अब हम एलिप्स के अंदर भी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए चैप्टर अलग अलग है बट चीजें सेम अप्लाई हो रही है। इसीलिए वो बच्चे जो ये सोचते हैं अननेसेसरीली फोनिक्स तो यार बहुत ही लंबा जाता है, ये वो फलाना ठीक ना, तो भैया एक बात देख लो कि चीजें कितनी आइडेंटिकल है, एक जैसी चीजें हैं। तो चलिए इसके ऊपर हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक तो एलिप्स की इक्वेशन दे दी गई और एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई, और आपको यह जानना है कि इस लाइन की इक्वेशन के बीच में और इस एलिप्स की इक्वेशन के बीच में कौन सा केस अप्लाई होता है। कौन सा केस अप्लाई होता है का मतलब केस नंबर 1 कि लाइन डज नॉट इंटरैक्ट विद द एलिप्स, केस नंबर 2 द लाइन इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स, केस नंबर 3 द लाइन इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कौन सा केस बनता है किसी भी लाइन की इक्वेशन में और किसी भी एलिप्स की इक्वेशन में, चलिए उसे देखते हैं। तो ये चीज कौन सा केस फाइंड लाई करता है, वो चीज पता करने के लिए हम लाइन की इक्वेशन और एलिप्स की इक्वेशन को सबसे पहले तो उठाते हैं। फिर हमने क्या किया, यहां पर जो मेरा y का वैल्यू है वो उठा के हमने यहां पर डाल दिया। बेसिकली वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइन with the equation of ellipse. So we will be having something like this, and then what we have done is we have formed a quadratic in x. यही काम हमने पैराबोला और यही काम हमने सर्कल्स के अंदर भी किया था। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिंग इन x। यहां पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे, mx प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग किया, x वाले टर्म्स को अलग किया और कांस्टेंट टर्म्स को अलग किया, तो यू विल बी हैविंग द इक्वेशन विथ यू गाइज लाइक दिस। देखिए जरा कर लेंगे, ये सेम की सेम चीज है। अब ये अगर क्वाड्रेटिक इन x है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी। अगर जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, पता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म। दिस इज हाउ वी राइट डाउन द डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाई होने के बाद मेरे पास ऐसा आ जाता है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स पहले भी करवा के आया हुआ हूं, इसीलिए अभी नहीं करवा रहा हूं। ये मत सोचना कि यार सर कितना जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। जिन लोगों ने पहले के वीडियो देखे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान बात है ये, इसीलिए मैं अगेन इसके ऊपर अब इतना ज्यादा टाइम फिर से निवेश नहीं करना चाहता। राइट, 2 बारी चैप्टर्स में सर्कल्स और पैराबोला में सेम चीज कर चुके हैं। राइट, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए अगर मेरी लाइन टेंजेंट है एलिप्स के ऊपर, अगर मेरी लाइन एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, तो इस लाइन में और इस एलिप्स के अंदर कितने कॉमन पॉइंट्स आने चाहिए? सर एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं तो कितने पॉइंट्स आने चाहिए? अगर वो टेंजेंट है तो एक पॉइंट। अब ये तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इन एक्स है, इस क्वाड्रेटिक इन एक्स का मेरा एक रियल रूट कब आएगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो टेंजेंट के लिए वही की वही कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ये आ रहा है तो ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, अब 0 इसी को होना पड़ेगा, और इस चीज को अगर 0 करवा देते हैं तो हमारे पास ये जो चीज आती है इसे ही हम बोलते हैं क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स, टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ सी का वैल्यू इज प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये रटी हुई होनी चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट कब होती है? जब c का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार इस पैराबोला, इस एलिप्स के ऊपर m स्लोप की टेंजेंट लिखिए, तो क्या आप m स्लोप की टेंजेंट इस तरीके से लिख पाओगे? अच्छा, प्लस और माइनस तो कितनी, एक बारी प्लस लो एक बारी माइनस लो, तो कितनी टेंजेंट्स आ रही है सेम स्लोप m की? 2 आ रही है। एक बारी प्लस लोगे एक बारी माइनस लोगे, अलग अलग टेंजेंट्स मिलेंगी। देखिए जरा, एक मान लीजिए टेंजेंट ऐसी है तो दूसरी टेंजेंट ऐसी भी तो होगी जो कि इसी के पैरेलल है, ऑफ द सेम स्लोप, है या ना? तो एलिप्स के ऊपर सेम स्लोप की कितनी टेंजेंट्स आप मार सकते हो? सेम स्लोप की, यानी इसी के पैरेलल एक टेंजेंट और यहां पर आ जाएगी, तो सेम स्लोप की आप एलिप्स के ऊपर 2 टेंजेंट्स मार सकते हो, इसीलिए यहां पर प्लस माइनस करके आता है। सेम चीज रिकॉल करिए, सर्कल्स के अंदर भी हो रही थी, लेकिन पैराबोला के अंदर ऐसी चीज नहीं होती, राइट? पैराबोला के अंदर एक स्लोप की एक ही टेंजेंट हो सकती, एलिप्स और सर्कल के अंदर एक स्लोप की 2 टेंजेंट्स हो सकती है। अच्छा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग एज वेल, कि अगर पैराबोला के अंदर, सॉरी एलिप्स के अंदर ही, अगर एलिप्स के अंदर ही ए और बी इक्वल हो जाए तो वो सर्कल बन जाता है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, अ सर्कल, एन एलिप्स becomes a circle if a is equal to b is there। फील करिए इस चीज को। अगर मैं यहां पर a और b इक्वल ले लेता हूं तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाती है कि नहीं, जो कि सर्कल होती है क्या नहीं? फील करिए। और अगर आप लोगों को सर्कल के अंदर टेंजेंट याद है तो क्या होता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर a और b इक्वल होगा तो आप इस a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लेके आके फील कर सकते हो कि नहीं, सर्कल्स के अंदर भी ऐसी ही चीज आई थी, हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे बोलेंगे आई थिंक वी शुड हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले एलिप्स के ऊपर m स्लोप की टेंजेंट लिखनी है, तो द टेंजेंट विल बी रिटन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रटी होनी चाहिए, इसको 10 बारी बोलेंगे फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपकी लाइन ने एलिप्स को 2 पॉइंट्स पर काटा है लाइक दिस, तो भैया इन लाइन और एलिप्स के अंदर 2 कॉमन पॉइंट्स आए होंगे। 2 कॉमन पॉइंट्स आए होंगे तो कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 अलग अलग रूट्स आए होंगे। इस इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट्स कब आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये चीज तो पॉजिटिव है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ये वाली चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली चीज पॉजिटिव होने का मतलब क्या आएगा कि ये चीज जो लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए का क्या मतलब आप देख सकते हो यहां। यस, चलिए थर्ड, अगर मान लीजिए आपकी लाइन ने एलिप्स के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं किया, तो बिटवीन दिस लाइन एंड दिस एलिप्स नो पॉइंट इज कॉमन, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने पर एक भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं आना चाहिए था, एक भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं आना चाहिए था, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए था? लेस देन 0। तभी तो एक भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिलेगा जो कि कॉमन हो लाइन के अंदर और एलिप्स के अंदर, हाँ या ना बच्चों? तो यहां पर थर्ड केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। और बाय द वे ये केस है नीदर सेकेंड नॉर टेंजेंट। नीदर सेकेंड, ना तो सेकेंड है यानी कि 2 पॉइंट पे कट नहीं करती, ना तो
और नॉर टेंजेंट, ना कि एक पॉइंट पे टच कर। तो ये कौन सा केस है? ये बाहर वाला, मतलब एलिप्स अपनी दुनिया में मस्त, स्ट्रेट लाइन अपनी दुनिया के अंदर मत। समझ में आ गई सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की तो मुझे जरा बताइए। राइट है, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? चलिए, तो एक और बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पढ़ ली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म तो हम लोगों ने पढ़ ली। क्या पढ़ ली? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म इज रिटन लाइक दिस। दिस इज स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। दिस इज स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। मतलब अगर कभी भी मुझे स्लोप दे दिया जाए m और मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले एलिप्स के ऊपर, तो आई विल राइट डाउन दी एलिप्स का टेंजेंट लाइक दिस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दूसरी फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे बोला कि x1 y1 कोई पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, x1 y1 इज अ पॉइंट लाइंग ऑन दी एलिप्स, तो मैंने आप लोगों को बच्चों एक चीज सिखाई थी। क्या चीज सिखाई थी? इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तो वहां पर t इज इक्वल टू 0 लिखने पर हमारे पास क्या आता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है। यस और नो याद है आप लोगों को? तो उसका प्रूफ भी यहां पर किया हुआ है। द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दिस कि भैया t is equal to 0 will represent equation of tangent, will represent equation of tangent इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स। कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स के ऊपर होगा तो t इज इक्वल टू 0 जो है वो उस पॉइंट को यूज करके जो t इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा वो टेंजेंट की इक्वेशन को ही डिनोट करेगा। तो अगर मैं यहां पर t इज इक्वल टू 0 लिखता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर एलिप्स एट द पॉइंट x1 y1, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा x इंटू x1, वाई स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1 और कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चों? आप लोग जानते हो t लिखने के लिए रूल क्या था? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y इंटू y1 से, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1 बाई 2 से, और ये चीजें तो आप जानते ही हो। तो दिस is nothing but equation of tangent। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? t is equal to 0, राइट? क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? so this is known as parametric, या कहूं this is known as equation, this is nothing but equation of tangent to the ellipse, equation of tangent एट अगर बोल दिया तो द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व ओनली। ठीक है, एट x1 y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है जी, t इज इक्वल टू 0 विल गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब? व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। सिंपल सी बात है, यही चीज पिछले 2 चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं, है ना? चलिए, तो मैं आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट भी बता देता हूं। अगर ये पॉइंट मुझे एलिप्स के ऊपर गिवन है तो a cos थीटा b sin थीटा मैं एलिप्स के ऊपर मान सकता हूं एनी रैंडम पॉइंट। तो फिर मैं दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दी एलिप्स, तो t इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल आल्सो गिव मी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओनली। तो ये मेरी हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व तो t इज इक्वल टू 0 लिख देना है, वही हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंट हो गई, बिकॉज a cos थीटा b sin थीटा लाइज ऑन द एलिप्स। क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट जहां पर कि पैराबोला ने टच किया है किसको? सॉरी,
लाइन ने टच किया है किसको, एलिप्स को, तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए अब उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं पता करता कि मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है, तो वो सी का वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो क्वाड्रेटिक बनी थी उसी के रूट्स पता कर लूंगा। तो इन दैट केस जो मेरे पास रूट आएगा वही मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस पैराबोला, इस एलिप्स को और इस लाइन को सॉल्व कर रहा हूं तो जो मेरा रूट आएगा वो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ही होगा, तो यही मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स देसी तरीके से निकालने का, तो वो पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक इन एक्स बनी थी, फिर उसके रूट्स निकाल लो बस, तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है। लेकिन भैया अब हर बारी अगर इतना करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्या कहती है बच्चा पार्टी कि t इज इक्वल टू 0 से पहले टेंजेंट लिखा, फिर भैया हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ उसको कंपेयर किया, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कोई भी m स्लोप की टेंजेंट जो है, m स्लोप की टेंजेंट कोई भी अगर एलिप्स के ऊपर टच हो रही है तो वो इस पॉइंट के ऊपर टच होगी, एलिप्स के ऊपर। सीधे याद कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा पी स्क्वायर बाई सी। एम स्लोप की कोई भी टेंजेंट, एम स्लोप की कोई भी टेंजेंट अगर एलिप्स को टच करती है तो वो कहां टच करती है, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर बाई के ऊपर टच करती है। ये निकालने का तरीका, वो जो क्वाड्रेटिक इन एक्स आई थी उसी के रूट्स निकाल दीजिए बस, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको याद होना चाहिए। एम स्लोप की टेंजेंट इस एलिप्स को कहां टच करेगी, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी के ऊपर टच करेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न। आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए जिसका कि स्लोप 2 है। अब स्लोप का जिक्र है तो टेंजेंट लिखने के लिए हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो स्लोप फॉर्म लिखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें जानना चाहता हूं। क्या a का वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 3, p का वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 2। अगर मैं इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट लिखना चाहता हूं ऑफ स्लोप m, तो द टेंजेंट विल बी रिटन लाइक दिस। अगर मैं यहां पर जो भी वैल्यूज मुझे गिवन है वो पुट कर देता हूं तो m का वैल्यू मुझे 2 गिवन है, ओके। a का वैल्यू मुझे 3 गिवन है, तो ये स्क्वायर करने पर 9 आ गया, m स्क्वायर 4 आ गया, प्लस b स्क्वायर भी 4 आ गया। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट 9 फोर जा, कितना हो गया, 9 फोर जा 36, राइट, और प्लस 4 यानी रूट 40, तो ये 2 रूट 10 आ रहा है मेरे ख्याल से। दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओनली। मैंने स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर स्लोप का जिक्र था, इसीलिए मैंने स्लोप फॉर्म का यूज किया है टू राइट डाउन स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। क्यों यूज किया है, बिकॉज स्लोप मुझे गिवन था इसीलिए किया है। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? फॉर्म याद है, क्वेश्चन 2 सेकंड का मेहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन पता करिए कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो इस एलिप्स के ऊपर, मतलब ए बी और एंगल ए और एंगल ए और पी के बीच में, बेसिकली ए एंगल ए, पी स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये 4 चीजें ही हैं कांस्टेंट प्रॉब्लम के अंदर। तो ये बोल रहा है कि कंडीशन पता करिए कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो इस एलिप्स के ऊपर। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को रीअरेंज करता हूं तो क्या मैं इस लाइन को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं, और इसी को रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस कॉस ए ओवर साइन ए इंटू एक्स प्लस पी अपॉन साइन ए। ऐसा लिख सकता हूं बेटे, किसी को कोई आपत्ति? अगर मैंने अपनी लाइन को ऐसा लिख दिया तो जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वही मेरा स्लोप होगा कि नहीं होगा, और यही मेरा कांस्टेंट टर्म c होगा कि नहीं होगा उस लाइन के लिए। तो ये लाइन अगर टेंजेंट है तो इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करनी चाहिए।
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी कि सी का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, या कहूं सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा यार सी स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ये है, एम स्क्वायर का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना है, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आता है कि नहीं आता है बिटवीन द कांस्टेंट्स, यस और नो गाइस? तो इसी रिलेशन को ही कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन। द कंडीशन या कहूं द रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज नथिंग बट द कंडीशन। तो इनका अब आप मेरे ख्याल से लिख सकते हो यार। मैं तो कहता हूं कि इधर साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लीजिए और उसको कट कर दीजिएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और एलसीएम लेके साइन स्क्वायर ए काट दिया, तो दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग। ये हो रहा होगा। इज दिस रिलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? कि कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है एलिप्स के ऊपर तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी सेटिस्फाइड, That's what we have done and the question is done. This is the required condition. That is the relation between constants present in the equation. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये अपने को। ये बोल रहा है show that product of the perpendiculars from the foci to any tangent on ellipse is equal to square of the semi minor axis। क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो, देखो थोड़ा सा समझ में आएगा। अब यहां पे इसने मुझे बताया नहीं कि कौन सा एलिप्स है, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक बार की अपन अज्यूम कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स अपन ने एक बार की अज्यूम कर लिया, तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एलिप्स बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने अज्यूम कर लिया। तो अगर मैं इस पैराबोला इस एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट बोलता हूं आपसे, तो वो पॉइंट कैसे लिखा जाता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा करके लिखा जाता है। अच्छा, अगर मैं टेंजेंट एट दिस पॉइंट पी लिखना चाहता हूं, टेंजेंट एट पी अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो सिंस द पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द एलिप्स, तो मैं t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट लिख सकता हूं बेटा। t इज इक्वल टू 0 से अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू ए कॉस थीटा, वाई स्क्वायर के जगह पे y इंटू बी साइन थीटा। ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है बच्चों। अब ये जो टेंजेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा जरा, इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन पहले। तो ये आ गया एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी बराबर 1। ये आ गई मेरी क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। तो मैंने कहा यार अगर ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है तो लेट से द टेंजेंट इज ड्रॉन लाइक दिस, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई टू एनी टेंजेंट ऑन द एलिप्स। मतलब फोकाई लिखा है, देखो पहले तो यहाँ पे फोकाई यानी प्लूरल ऑफ फोकस। कहने का मतलब है कि इस टेंजेंट से, इस टेंजेंट के ऊपर आप इस फोकस से भी परपेंडिकुलर गिरा रहे हो और इस फोकस से भी परपेंडिकुलर गिरा रहे हो। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस क्या होता है ए ई कॉमा 0, यहां पे होता है माइनस ए ई कॉमा 0। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स आ रहा है फ्रॉम फोकस ऑन टू द टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स यानी P1 इंटू P2। P1 क्या है, इस फोकस से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है उसका लेंथ यानी ये वाला लेंथ, और P2 P1 ये रहा, इस फोकस से इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस फोकस से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट कि P1 इंटू P2 जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2b, तो सेमी माइनर मींस हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, सेमी माइनर मींस हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो कि P1 इंटू P2 जो है वो स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस आए, यानी स्क्वायर ऑफ
पी आए यानी बी स्क्वायर के बराबर हो, टू प्रूव ये करना है हमें। क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है, पहले तो मुझे ये बताएंगे यार सारे के सारे बच्चे। P1 क्या है, पहले फोकस से उस टेंजेंट के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P2 क्या है, दूसरे फोकस से उस पर्टिकुलर टेंजेंट के ऊपर ही डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, तो मैंने कहा यार अगर मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है तो मैं AE, 0 से इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं, यानी कि मैं P1 का वैल्यू निकाल सकता हूं। P1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये जो टेंजेंट है x cos थीटा बाई ए प्लस y साइन थीटा बाई बी बराबर 1 फ्रॉम AE, 0, यही होगा। तो इस P1 को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर AE, 0 को एक तरफ, एक बारी तो 1 को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 0 को हटा देंगे, फिर AE, 0 को इसके अंदर सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये आ जाएगा AE cos थीटा अपॉन ए प्लस 0 इंटू साइन थीटा अपॉन बी माइनस 1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि cos थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये मेरा P1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या मैं P2 का वैल्यू भी लिख सकता हूं? यस सर, P2 का भी लिख सकते हैं। चेंज क्या होना है, बस x की जगह पे माइनस AE आ जाएगा, और क्या। तो P2 ये हो गया मेरा, P2 ऐसा हो गया, हाँ या ना बेटा। अगर P2 ये हो गया, अगर मेरा P2 ये हो गया तो P1 इंटू P2 निकाल सकते हैं क्या बेटा? निकालो जरा, P1 इंटू P2 क्या आ रहा है, देखो फील करो। P1 इंटू P2 क्या आ रहा है, देखो जरा, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। P1 इंटू P2, P1 और P2 आ गए, तो P1 इंटू P2 आपका क्या आ रहा है, जरा फील करो। सर P1 इंटू P2 अगर मुझे निकालना है तो ऊपर तो सर मुझे साफ दिख रहा है कि कैपिटल A प्लस बी इंटू कैपिटल A माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और नीचे तो सर सेम सेम ही आ रहा है। तो ये मैं ऐसा लिख देता हूं कि फील कर सकते हैं मेरे ख्याल से ना सारे के सारे बच्चे, देखेंगे जरा। यस, मुझे नहीं लगता है कि यार कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो इस चीज को अगर मैं देखता हूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस दिस, राइट है। और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, राइट है। सारे के सारे बच्चे देखेंगे जरा, थोड़ा रेड अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ब्लू यूज कर लेता हूं। P1 इंटू P2 कर दिया है बस, और अब P1 इंटू P2 का मेरे को वैल्यू निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे E आ रहा है, तो मैंने कहा यार E को तो हटाना पड़ेगा, तो E को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ और चीज, जैसे E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं E स्क्वायर के जगह पे पुट कर देता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ताकि पूरे का पूरा एक्सप्रेशन E से हट जाए, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर के बराबर ही प्रूव करवाना है। तो मैंने ई स्क्वायर के जगह पे डाल दिया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई इसको करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। कर लेंगे सारे के सारे बच्चे, एवरीवन ट्राई करिएगा, इसको हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग एज रिजल्ट एज वेल, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी मैनिपुलेशन है, यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लिएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट लोकस ऑफ midpoint of portion of tangents to this ellipse intercepted between the axes is this। समझिएगा जरा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता यप, एक एलिप्स है। अब एलिप्स में तो बताया नहीं गया कि भैया एक ए बड़ा है कि बी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यार ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो द एलिप्स विल बी फ्लैटेंड मोर ऑन टू द एक्स एक्सिस लाइक दिस। मैंने कहा कि यार अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं एट द पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के ऊपर, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के ऊपर अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से लिखी जाएगी।
अगर मैं उस टेंजेंट को लिखता हूं तो वो ऐसी आ जाती है एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी बराबर 1। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। तो टेंजेंट मेरी कुछ ऐसी दिखाई दे जाती है। लेट्स, ये मेरी टेंजेंट क्या बोल रहा है वो, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स। देखिएगा जरा समझिएगा, अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी थी, कैसे लिखते, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बराबर 1 होता है। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए बाय कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी बाय साइन थीटा बराबर 1। तो यही जो चीज आ गई मेरी बेटा, ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वाली जो चीज है मेरी, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट हो गया। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कहां कट करेगी वो निकाल लीजिए। अब ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगी, तो वाई का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो एक्स का वैल्यू देखिए क्या आएगा, ए बाई कॉस थीटा ही आएगा। तो ये पॉइंट हो गया ए बाई कॉस थीटा कॉमा 0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वाई का वैल्यू आ जाएगा बी बाय साइन थीटा। तो इसी को तो हम बोलते हैं कि ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है यानी ए बाय कॉस थीटा, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है यानी बी बाय साइन थीटा। ऐसी बात हो गई। अच्छा, आपको बोल रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। क्वेश्चन वॉन्ट्स टू फाइंड आउट, क्वेश्चन वॉन्ट्स टू फाइंड locus of midpoint of A and B, midpoint of A and B मतलब A और B के मिड पॉइंट का लोकस आपसे क्वेश्चन निकालना चाहता है। अगर ये लोकस, अगर ये लोकस क्वेश्चन आपसे निकालना चाहता है तो आप मिड पॉइंट ऑफ A और B को, ये ले लिया A आपने, कितना है a बाय कॉस थीटा कॉमा 0, और b क्या है आपके पास a बाय साइन थीटा कॉमा 0, सॉरी 0 बाय a कॉमा साइन थीटा, या 0 कॉमा b बाय साइन थीटा, सॉरी यप 0 कॉमा b बाय साइन थीटा। तो आप इनके मिड पॉइंट को h कॉमा के मान लीजिए। अब ये मिड पॉइंट अगर है तो h के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, तो ये आ गया a बाय 2 कॉस थीटा और k के कोऑर्डिनेट्स आ गए b बाय 2 साइन थीटा। अब इन दोनों की मदद से यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लोकस। तो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू तो आप लिख सकते हैं a बाय 2h, यहां पर साइन थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं b बाय 2k, और मैं कहता हूं इस स्टार को और डबल स्टार को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो थीटा गायब हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया a स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। आया ना, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं किया, केवल स्क्वायर करके ऐड किया है बेटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये तो 1 हो गया, ये आ गया a स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर a और b तो कांस्टेंट्स थे और h और k आ रहे हैं, h और k के जगह पे अब आप x, y डाल सकते हो बिकॉज यहाँ पर और कोई भी पैरामीटर प्रेजेंट नहीं है। तो h और k के जगह पे x और y डाल दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, देखिएगा ऐसा आ जाएगा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। h और k के जगह पे x और y डाल दीजिएगा। मेरे ख्याल से क्लियरिटी है सारे के सारे बच्चों को इस पोर्शन के अंदर। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन बेटा तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट कि टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, मतलब एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीमिटीज यानी एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर अगर आप टेंजेंट मारोगे तो वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मीट करेंगी, ये प्रूव करिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है। एक तो इसको हम एज अ प्रॉपर्टी याद भी करना चाहिए, और इसको प्रूव कैसे करेंगे चलिए करते हैं। तो अगर मैं
टेंजेंट एट पी लिखना चाहता हूं, टेंजेंट एट पी। ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं कैसे लिखूंगा भैया, पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे गिवन है, कितने होते हैं एंड पॉइंट्स, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे होते हैं। तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एलिप्स, तो टी इज इक्वल टू 0 विल गिव मी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मैंने कहा यार लिखते एक्स इंटू ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ जाएगा, ए से ए भी उड़ जाएगा, तो ये आ गया एक्स ई अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1, ऐसे ही आएगा एवरीवन, सारे के सारे बच्चे। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, एक्स ई प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इसको मैंने पहला इक्वेशन बोल, ठीक है। तो ये रहा मेरा इक्वेशन, एक्स ई प्लस वाई बराबर ए, पहला टेंजेंट है ये रहा। मैंने कहा दूसरा टेंजेंट का भी इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूसरा टेंजेंट भी लिखते हैं। तो टेंजेंट एट क्यू, टेंजेंट एट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, लेटस रेक्टम के क्या होते हैं, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ऑन द एलिप्स सेम एलिप्स। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगी, लिखो जरा, t इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो t इज इक्वल टू 0 से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगी x इंटू ए ई अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोले तो एक्स ई अपॉन ए माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, बोले तो कितनी आ गई, ये आ गई बेटा अपने पास x माइनस वाई बराबर ए। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। ये मेरी दूसरी टेंजेंट हो गई जो कि क्यू पॉइंट के ऊपर पड़ रही है, तो दिस इज माय सेकंड टेंजेंट x माइनस वाई बराबर ए। अब ये दोनों कहां कट कर रही है, लेट्स फाइंड आउट। तो सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करना है, 1 और 2 को तो एक बार ही ऐड कर देते हैं। एडिंग दीज टू तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2a, तो x इज इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू a बाई ई आया, एंड x इक्वल टू a बाई ई मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ओनली, यस और नो। तो x का वैल्यू a बाई ई है, तो मुझे एक बात बताओ, x इक्वल टू a बाई ई तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन होती है। तो कहने का मतलब है कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट कहां मीट कर रही होगी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मीट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, हेंस प्रूव्ड। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, राइट, क्लियर, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था, सर्कल्स के अंदर भी देखा था, पैराबोला के अंदर भी देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर डालनी हो तो कैसे डालते हैं, या कहूं द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, डोंट यूज t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 को यूज मत करिएगा, क्योंकि वो टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आएगी, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती है। ये कहां सिखाया था, सर्कल्स के अंदर भी और पैराबोला के अंदर भी। तो सिंस द पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द एलिप्स, इट इज लाइंग आउटसाइड द एलिप्स, तो डोंट यूज t इज इक्वल टू 0। तो क्या यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 0 यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, देखिएगा जरा, सेम प्रोसेस है जो कि मैं पहले भी करवा के आ चुका हूं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू मेरा 3 है, तो अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट लिखता हूं तो आई कैन राइट डाउन द टेंजेंट लाइक दिस, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 16, m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9। ये मेरी टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है ना 2,3, ये आउटसाइड लाई करता है, आउटसाइड,
लाइज आउटसाइड द एलिप्स। कैसे पता चलता है? इसके लिए अगर आप S1 का वैल्यू निकालोगे ना तो S1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। S1 तो निकालना आता ही है, निकालो जरा। इस -1 को इधर ले जाओ तो ये जो चीज आ जाएगी आपके पास ये S हो जाएगी, और फिर ये पॉइंट इसके अंदर डाल दोगे तो S1 हो जाएगा, राइट है? तो S1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द एलिप्स, नॉट ऑन द एलिप्स, और अगर नॉट ऑन द एलिप्स तो t इज इक्वल टू 0 आप यूज नहीं कर सकते थे। तो इन दैट केस क्या करते, जो भी हमारी m स्लोप की टेंजेंट लिखने का तरीका है वो हमने लिख दिया। अब हमको बोल रहा है कि आप 2,3 से पास होने वाली टेंजेंट्स लिखिए। तो मैंने कहा यार मैंने इसको m स्लोप का टेंजेंट मान लिया था, तो मेरा इक्वेशन ऐसा दिखता है, और यही अब 2,3 से भी पास होना चाहिए। तो 2,3 इसमें मैं सेटिस्फाई करा देता हूं, पासिंग फ्रॉम 2,3। अगर मैं 2,3 सेटिस्फाई करा देता हूं तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर प्लस 9। कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ m? सॉल्व दिस टू गेट वैल्यू ऑफ m। देखिए सेम प्रोसेस है, सॉल्व दिस टू गेट वैल्यू ऑफ m। और वो कैसे निकालेंगे बेटा? वो कैसे निकालेंगे? 2m को पहले उधर लेके जाते हैं, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये ऐसी हो गई। देख रहे हो, मतलब एक चैप्टर मास्टर कर लिया अगर तो सारे चैप्टर्स मास्टर हो रहे हैं कोनिक सेक्शन के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट वाला टर्म रखा है केवल एक तरफ, और फिर दोनों तरफ अब स्क्वायर कर देंगे तो बेटा उधर तो आ जाएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 12m, और इधर आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9। आया ना? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि मैंने ये 12m स्क्वायर इधर आ गया, ये प्लस 12m इधर आ गया, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास m के दो वैल्यूज आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है मेरा -1। तो ये दो इक्वेशंस आ रहे हैं, ये दो इक्वेशंस मेरे आ रहे हैं। m के वैल्यू 2 आ रहे हैं। अगर m के वैल्यू 2 आ रहे हैं तो एक बारी आपने लिख दिया y इज इक्वल टू m का वैल्यू 0 डाल के, m का वैल्यू 0 डाल दोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-3। दो इक्वेशंस तो ये हो गए। और m का वैल्यू अगर आप -1 डाल दोगे, m का वैल्यू अगर आप -1 डाल दोगे तो -1 डालने पर आपके पास m का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बेटा? देखो जरा, -1 डालने पर आपके पास m का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? देखो जरा, -1 जब डालोगे तो y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस, ये बन जाएगा 5। यस, तो दो इक्वेशंस ये भी आ रही। यस और नो एवरीवन, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है क्या? सारे के सारे बच्चे देखो जरा। यस, क्लियर है? एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस तो मुझे बताइएगा यार जरा बेटे, है ना? ओके तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, है ना? यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा देख लीजिएगा जरा, ये तो 0 डाला, चलिए 3 हो गया, ठीक है। यहां पर कुछ वैल्यूज जो होंगी जो कि सेटिस्फाई नहीं करेंगी, कुछ वैल्यूज जो होंगी जो कि सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इनमें से कौन कौन सी होगी देखो, बताता हूं आप लोगों को। एक तो y इज इक्वल टू -3 इज नॉट गोइंग टू बी अ टेंजेंट, और दूसरी जो है वो -x -5, यानी ये दोनों मेरी टेंजेंट्स नहीं होंगी। तो यही दोनों मेरी टेंजेंट्स होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, है ना? y इज इक्वल टू -3 मेरी टेंजेंट नहीं हुई और y इज इक्वल टू -x -5 भी मेरी टेंजेंट नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ सर? तो समझिएगा जरा, मैं आप लोगों को एक बात यहां पर बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, एक मिनट, y इज इक्वल टू 2,3 से पास होने वाली है, और y इज इक्वल टू -3, क्या 3 से तो वो पास होती नहीं है, ठीक है? ऐसा समझ लो कि ये दो इक्वेशंस और ये दो इक्वेशन आई, तो यहां पर y इज इक्वल टू -3 डज नॉट पास थ्रू 2,3।
है ना। y इज इक्वल टू -3 जो है वो तो 2,3 से पास नहीं होती, तो -3 वाले को हटा देना। और ये y इज इक्वल टू -x -5 जो है वो भी 2,3 से पास नहीं होती, इसीलिए जो 2,3 से पास होती है उन्हीं को रखना है हमें। तो वो क्या क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -x प्लस 5। अगेन बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू -x -5, ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे, बिकॉज वो दोनों की दोनों 2,3 से पास नहीं होती है, और मेरी जो थी लाइन वो 2,3 से भी पास होनी चाहिए थी। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तो दीज टू विल बी माय आंसर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टर सर्कल आप लोग सर्कल्स के अंदर भी पढ़ के आए होंगे कि मान लीजिए अगर ये मेरा एलिप्स है और यहां पर एक पॉइंट मैंने ऐसा लिया जिससे मैं एक टेंजेंट ऐसी मान लो और एक टेंजेंट जो है वो ऐसी मान ली, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा है। मतलब अगर मैं बाहर के पॉइंट से देखूं तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है एलिप्स के ऊपर, जो कि पैराबोला में भी हुआ था, और वही की वही चीज जो है वो एलिप्स के सर्कल के अंदर भी हुई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के ऊपर भी, पैराबोला के ऊपर भी और एलिप्स के ऊपर भी। अगर मैंने इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी बच्चों, अगर मैंने इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉप करी और उन टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आता है, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन सारे ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही मेरा डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स जहां से कि टेंजेंट अगर मारेंगे एलिप्स के ऊपर तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही मेरा डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, प्रूफ मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, यू गाइस कैन डेफिनेटली सी दिस, बट यहाँ पर काम की चीज जो है मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर मुझे दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मारना चाहता हूं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इस सर्कल के ऊपर लाया करेगा। दिस इज अ सर्कल हैविंग रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, this is a circle having radius under root a square plus b square. So you must remember this. Director circle of the ellipse x square by a square plus y square by b square is nothing but a circle with a center 0, 0 and radius under root a square plus b. तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन मैंने अभी अभी बताई थी आप लोगों को, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर का वैल्यू 16 है, b स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो मैं अपने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन सीधे ही लिख सकता हूं लाइक दिस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस एलिप्स। मतलब अगर इस एलिप्स के ऊपर मैं इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेके अगर टेंजेंट्स मारूंगा इस एलिप्स के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर ही होंगी हमेशा, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा बच्चों, राइट। चलिए जो चीजें, एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर a cos θ1 b sin θ1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो द टेंजेंट विल बी रिटन लाइक दिस। सही है कि नहीं है, देखो जरा, t इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अगर मैं Q पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो Q पॉइंट ऑन द एलिप्स इज दिस a cos θ2 b sin θ2, तो t इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही है बात? तो देखिएगा जरा, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक एलिप्स है और इसमें एक पॉइंट यहां पे है, कौन सा वाला, P, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a cos θ1
कॉमा बी साइन थीटा 1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट मारोगे, एक टेंजेंट तो ऐसी हो गई और यहां पर जो टेंजेंट है वो ऐसी हो गई। तो इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिलेंगे। क्या है? a cos थीटा टाइम्स a cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन, देखिए सिमिलैरिटी देखिए, cos cos सेम सेम चीज, डिनोमिनेटर में सेम सेम चीज, और न्यूमरेटर में केवल यहाँ पे cos आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है, बाकी a और b तो है ही है। ठीक है, याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से बना सकते हो। चीज क्या है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। फिर ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं कि अगर x1 y1 इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द पैराबोला, तो t इज इक्वल टू 0 से हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म यानी इस पॉइंट के ऊपर लिखनी है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, तो t इज इक्वल टू 0 से मैंने टेंजेंट लिख दी। स्लोप फॉर्म में कैसे लिखते थे? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ये हो गया माइनस a स्क्वायर m बाई c था ना वो, कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। तो सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो रिमेंबर दीज थिंग्स जो भी हमने आज पढ़ी है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं उसे अगली क्लास में जरूर करके आइएगा, बिकॉज इससे आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, आपका सोचने का नजरिया थोड़ा सा जरूर बदलेगा। तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए जेई के एग्जामिनेशन में आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैं होमवर्क दे रहा हूं उसे अटेम्प्ट करते रहिएगा, और बाकी नहीं तो मैं आगे के सेशंस में उनको डिस्कस करवाऊंगा ही। चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।